गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सिलेबस और हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर आज इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2। सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2, इसमें एक ब्रीफ सिलेबस हमने वैसे देख लिया था, पर एक क्विक रिव्यू एक बार और देख लेते हैं। सिलेबस स्क्रीन शेयर आपको हो रही होगी। सिलेबस इज वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट करने से पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी पता करनी पड़ेगी। वी हैव टू फाइंड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो सिलेबस में देखो स्टार्टिंग में यही लिखा है शुरुआत में, इफ यू सी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है। द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर टेम्परेचर, कलर, pH, नाइट्रोजन, सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिजॉल्व सॉलिड्स, BOD और COD। तो ये सर्टेन पैरामीटर्स हैं, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वेस्ट वाटर की किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती हैं कि वेस्ट वाटर कैसा है। तो हमें ट्रीटमेंट करने से पहले वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता करनी पड़ेंगी। तो वन बाय वन इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करेंगे और इनकी कुछ लिमिट्स हैं, परमिसिबल लिमिट्स, वो भी हम देखेंगे। देन नेक्स्ट unit will be next unit will be, next chapter will be the primary treatment। जैसा हमने लास्ट क्लास इंट्रोडक्शन में देखा था, प्राइमरी वही प्रीलिमिनरी प्राइमरी ट्रीटमेंट रहता है, फिर उसके बाद जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, देन टर्शियरी और एडवांस ट्रीटमेंट है, देन फर्दर इट इज डिस्पोजल एंड एवरीथिंग, सॉलिड डिस्पोजल। वही सब है, वही चैप्टर्स में उसी का डिवीजन है। तो सेकंड चैप्टर विल बी द प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके, इसमें हमारा क्या आएगा, PST वगैरह आएगा। क्या आएगा, PST मीन्स प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेकेंडरी इज ऑर्गेनिक मैटर रिमूवल, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये मैंने बताया था आपको। ट्रिकलिंग फिल्टर, irrigated lagoons is like ponds। ऐसा कोई बड़ा सा pond होगा and we will pour our waste water in this pond, and in the presence of oxygen microorganism will create certain will create environment, in such environment that microorganism will develop here, and that microorganism consume this organic matter which is present in this waste water, और उसमें से अपना वो खाना खाएंगे जो बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, और इसको डिकम्पोज करेंगे और इसका एक BOD सेटिस्फाई करेंगे, इसकी एक लिमिट सेटिस्फाई करेंगे। तो ये चीज़ें होंगी इसमें आपकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो ट्रिकलिंग फिल्टर भी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था, हालांकि इसको हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे आगे। RBC, ठीक है, डाइजेस्टर, सेप्टिक टैंक्स वगैरह, USB इज काइंड ऑफ अ बिट एडवांस। ठीक है। अब फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट, UASB, ठीक है, वेसिलेटर। देन सॉलिड डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल, ओके, हैजार्डियस वेस्ट, नॉन हैजार्डियस वेस्ट, ये सब इसका मैनेजमेंट कैसे होता है वो सब हम देखेंगे। देन लास्ट विल बी द पॉल्यूशन, which is pollution may through the air or may through the noise। ठीक है, ये if time permit then we'll see this also। okay, so now moving to certain definitions, quick reviews का ले लेते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज सीवेज। सीवेज क्या है, वेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम WC एंड कंटेनिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, नाइट सॉइल। ठीक है, सीवेज बेसिकली क्या है, सीवेज पर्टिकुलरली कोई आपसे पूछे तो सीवेज इज human excreta or which is coming from toilet, WC, that is particularly called as sewage। Another definition is sewage। Sewage is waste water coming from the bathrooms and kitchen। तो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि वेस्ट वाटर जो होता है वो बाथरूम्स, किचन से भी आता है, वो वॉशरूम टॉयलेट से भी आता है। तो जो टॉयलेट से आता है उसको सीवेज बोलेंगे, और जो आपका मेनली जो किचन एंड बाथरूम से आएगा उसको सलेज बोलते हैं, राइट।
और एक मोटा मोटा तो सब सीवेज बोलते ही हैं, बट आपको एक सर्टेन डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। प्लम्बिंग सिस्टम जैसे नाम से पता चल रहा है कि इट इज प्लम्बिंग मीन्स समथिंग पाइप वगैरह का नेटवर्क होगा ये। इट इज एंटायर सिस्टम ऑफ पाइपलाइन फॉर प्रोवाइडिंग द वाटर सप्लाई टू बिल्डिंग और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम द बिल्डिंग। तो या तो किसी प्लांट से, ये प्लांट है मान लीजिए, दिस इज द प्लांट, और ये आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका ये हाउस है। तो इस प्लांट से यहाँ तक जो पाइप्स वगैरह का नेटवर्क होगा और साफ पानी का, और हमारे घर से इस प्लांट तक जो भी हमारा जो वेस्ट वाटर होगा उसका नेटवर्क, जो भी सिस्टम होता है, दिस ऑल सिस्टम इज नोन एज द प्लम्बिंग सिस्टम। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सीवर। सीवर क्या होता है? सीवर क्या है कि पाइप कैरिंग सीवेज और वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवर। तो ये ऊपर वाला तो पूरा सिस्टम है प्लम्बिंग सिस्टम, बट ये प्लम्बिंग और पाइप, तो जो हम सीवेज कैरी करते हैं वो पाइप, जो सीवेज कैरी करते हैं या वेस्ट वाटर कैरी करते हैं, उन पाइप को बोलते हैं हम सीवर्स, वो कहलाते हैं हमारे सीवर। तो जो भी हम देखते होंगे रोड साइड पड़े रहते हैं, या हमारे जब एक्सकवेशन होता है तो नीचे सीवर लाइन जाती है, तो काफ़ी सीमेंटेड होते हैं यार, काफ़ी उसका काफ़ी डायमीटर होता है, आप देखते होंगे उनको। तो इट्स अबाउट 2-3 फीट से लेकर के 1-1.5 मीटर तक उनका डायमीटर होता है सीवर्स का, पाइप्स का। सॉइल पाइप्स, पाइप कैरिंग द सीवेज फ्रॉम वेस्ट वाटर। अब उसमें जो है कैटेगरी हो गई कि जो पाइप टॉयलेट से आएगा और सीवर में कनेक्ट करेगा, उस पाइप का कुछ नाम होता है ना। तो जो टॉयलेट से पाइप आएगा और मेन सीवर में कनेक्ट करेगा, दैट पाइप इज कॉल्ड सॉइल पाइप। नाइट सॉइल जैसे ऊपर बोला था, स्कीटा को नाइट सॉइल बोलते हैं, तो सॉइल पाइप उसको बोल दिया। अनदर द पाइप कैरिंग सलेज फ्रॉम द बाथरूम एंड किचन। जो बाथरूम किचन से आ रहा है और सिंक से आ रहा है, वॉश बेसिन से आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट पाइप। तो ये भी एक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप में। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द नेसेसिटी, व्हाई वी आर व्हाई वी आर डूइंग दिस? नेसेसिटी क्या है इसकी? मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट इज टू मेक वाटर of sewage clean that comes from home, commercial, industrial sectors। ये हमने वैसे देख लिया था, इट इज अंडरस्टूड थिंग, वैसे कॉमन है। ठीक है, टू डिजाइन several units of a plants, so the engineer must have the knowledge to wastewater and properties। so basically क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक तो हमको सीवेज और वेस्ट वाटर को क्लीन करना है, जो हमने पहले भी बात करी थी, डिस्पोजल करना है या उसका रीयूज करना है। But why we are reading this subject, learning this subject? Because in this course we will analyze some characteristics, some properties of the wastewater। वो एनालाइज करने के बाद ही हमने यूनिट्स डिज़ाइन करेंगे, टैंक्स डिज़ाइन करेंगे, ट्रीटमेंट यूनिट्स जो इसको क्लैरिफायर्स होंगे वो डिज़ाइन करेंगे। सो इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर वी हैव टू नो दिस थिंग ऑल्सो। ठीक है, तो ये कोर्स इसलिए एज अ सिविल इंजीनियर इज इम्पॉर्टेंट कि वी हैव टू डिजाइन टैंक्स, और टैंक्स तो हमारे आरसीसी, सीसी है ना, वो सब होते हैं। तो टैंक्स का साइज क्या होगा, टैंक्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो डिपेंड करेगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं हमारे सीवेज की। ओके, दिस इज सम काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस प्रोसेस कैरीज। तो ये आपका क्या है? हाउस है। देखिए यहाँ पर घर है, यहाँ से आपके जो भी छोटे छोटे सॉइल पाइप और वो वेस्ट पाइप थे वो कनेक्ट हो गए आपके ये ब्रांच सीवर में, लेटर सीवर में, फिर ये कनेक्ट हो गया। देखिए ये आपका पहुँच गया हमारी टोटल यूनिट में। अभी फ्रॉम दिस पोर्शन ऑनवर्ड, दिस इज, इसके जो भी राइट में है, दिस इज यू कैन से दिस इज द ट्रीटमेंट यूनिट। तो पहले देखो स्क्रीन लगी है, यहाँ पे छन्नी लगी है, फिर ग्रिट चैम्बर है, देन पीएसटी है, सेडिमेंटेशन टैंक है, यहाँ पे कुछ सेटल हो जाएगा। फिर एरिएशन है, एरिएशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जो है उसकी गैसेस वगैरह बैलेंस हो जाएंगी। फिर उसके बाद है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, पहला सेडिमेंटेशन टैंक और ये सेकेंडरी दूसरा। ठीक है, फिर कुछ इसमें रिसर्कुलेट कर देते हैं जहाँ से पानी साफ हो जाएगा सेकेंडरी से, कुछ यहाँ से कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ वाला एफिलेंट लेके यहाँ पे इसको एंटर कराते हैं पीएसटी में अगेन, ताकि इसका जो यहाँ से जो रॉ वाटर आ रहा है, सॉरी यहाँ से रॉ वाटर इसमें आ रहा है वो कुछ अच्छे से ट्रीट हो सके।
फिर फाइनली जो भी इससे पास होता है एसएसटी से, उसमें क्लोरिनेशन वगैरह करते हैं, एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं, क्लोरिनेशन वगैरह करते हैं, ओके, और हमारा सप्लाई को भेज देते हैं। कुछ इसमें नीचे एक्युमुलेट होता है, उसको कहते हैं स्लज, सॉलिड स्लज। वो स्लज हमारा देखिए ये कैरी होके कहाँ जा रहा है, स्लज डाइजेस्टर में जा रहा है। दिस इज अवर स्लज डाइजेस्टर। यहाँ हम इसको डाइजेस्ट करते हैं, इसमें से हमारी एक गैस, वेरी इंपॉर्टेंट गैस रिलीज होती है, दैट इज मीथेन, ठीक है, वो हमारे लिए एक फ्यूल होता है, राइट। सो उसके स्लज फिल्टर्स वगैरह होते हैं, टिकलिंग फिल्टर्स होते हैं। तो उसके बाद हम जो स्लज निकलता है यहाँ से, गैस निकलने के बाद, दिस ऑल्सो कैन बी यूज एज मैन्योर इन द फील्ड्स। एक खाद के रूप में भी इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। कितना हो गया। नाउ वेस्ट वाटर की क्लासिफिकेशन अगर हम करें, क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, दैट विल सी हियर। वेस्ट वाटर इज लिविंग डेड मैटर है अगर, तो दैट इज वेस्ट वाटर इज ऑर्गेनिक, टाइप इज ऑर्गेनिक। इफ इट इज नॉन लिविंग देन इट्स टाइप इज द वेस्ट वाटर इज काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक। तो पहले तो हमने क्या करा, वेस्ट वाटर को दो कैटेगरी में डिफाइन कर दिया। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक, सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो लिविंग डेड मैटर्स हैं उन्हें ऑर्गेनिक बोल दिया, और जो ग्रिड्स हैं, जो बजरी हैं, जो स्टोन्स हैं, जो नॉन लिविंग सर्टेन मेटल्स हैं, दैट इज अंडर द कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनऑर्गेनिक। फर्दर ऑर्गेनिक को डिवाइड कर रहे हैं दो कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज ए नाइट्रोजेनस एंड सेकंड वन इज द कार्बोनेशियस और नॉन नाइट्रोजेनस, ठीक है। नाइट्रोजेनस में आ गया आपका ये पेप्टॉन्स, प्रोटीन, सल्फर्स, नाइट्रेट, ओके, अमोनियम कंपाउंड्स, ये आ गया आपका नाइट्रोजेनस में। नॉन नाइट्रोजेनस कार्बोनेसिस में आ गया कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, स्टार्च, शुगर, फैट, ऑयल, एसिड, ये सब आपका आ गया नॉन नाइट्रोजेनस में। इनऑर्गेनिक में मैंने बोला आपके कुछ स्टोन्स हैं, कुछ मेटल्स हैं, वही सब चीज़ें हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, ये चीज़ इसमें आ गई आपकी इनऑर्गेनिक में। तो वेस्ट वाटर में ये सब चीज़ें आपकी हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ डिकम्पोजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन। बार बार टर्म्स आएंगे, डिकम्पोजिशन आगे, एरोबिक डिकम्पोजिशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन। तो ये क्या है देखते हैं। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया, व्हाट, बैक्टीरिया अंडर द बायोलॉजिकल एक्शन called biodegradable organic matter. The most of the are the biodegradable. Okay, fine. The biological decomposition has two types. तो क्या कह रहे हैं कि बैक्टीरिया बायोलॉजिकल एक्शन करते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। और ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी सीवेज हमारा घर से निकल रहा है, डोमेस्टिक सीवेज, तो खासकर द मैक्सिमम परसेंटेज दैट इज ऑर्गेनिक, राइट, यू कैन सी दैट। और जो केमिकल इन नेचर, जो इंडस्ट्री से निकल रहा है, दैट आर केमिकल इन नेचर, यू कैन से दैट इज नॉट ऑर्गेनिक, सम आर ऑर्गेनिक, सम आर नॉन ऑर्गेनिक, बट मोस्ट आर द ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजिशन इज एरोबिक डिकम्पोजिशन एंड सेकंड वन इज द एनारोबिक डिकम्पोजिशन। एरोबिक डिकम्पोजिशन में क्या है, द डिकम्पोजिशन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बताया था शायद मैंने ओवर में आपको, ऑक्सीजन विच इज अवेलेबल इन वेस्ट वाटर इटसेल्फ, दैट इन द फॉर्म ऑफ DO, डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्या कह रहे हैं कि ये जो वेस्ट वाटर का मान लीजिए टैंक है, इसमें आपका वेस्ट वाटर पड़ा हुआ है, तो ये चार मैंने इसमें क्या दिखा दिए, बैक्टीरिया दिखा दिए। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस वेस्ट वाटर में से ही कुछ ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड फॉर्म में होगी, जो ऑक्सीजन इसमें घुली मिली डिजॉल्व फॉर्म में होगी, DO, डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसको ये एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसकी प्रेजेंस में ये अपना खाना खाएंगे और डिकम्पोज करेंगे, राइट। एरोबिक डिकम्पोजिशन से ये कह रहे हैं कुछ एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। एंड प्रोडक्ट्स किस फॉर्म में होते हैं, नाइट्रेट, सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड। जो नाइट्रेट्स की फॉर्म में होते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये नाइट्रेट, वो नाइट्रेट, तो ये इनको बोलते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड। जब एरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा, तो कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे फाइनली। तो सम प्रोडक्ट्स आर नाइट्रोजिनस, सम आर सल्फ्यूरस एंड सम आर, द मैक्सिमम आर कार्बोनेशियस।
तो सल्फेट्स होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कुछ नाइट्रेट्स होंगे। नेक्स्ट इज एनारोबिक। एनारोबिक जैसे हमने बताया था कि इट इज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको प्यूट्रीफेक्शन भी बोलते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ एयर, डिकम्पोजिशन इज अब्सेंस ऑफ एयर और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बैक्टीरिया फ्लोरिश एंड कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर एन, सी और एस। तो जब बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करे और कन्वर्ट करे वही नाइट्रोजनस, कार्बोनेशियस, सल्फ्यूरियस कंपाउंड में, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक। In anaerobic decomposition, the very interesting thing is some gases, we will get some gases. The gases is released. Gases like ammonia, hydrogen sulfide, methane, CH4, H2S, ammonia, NH3. Some gases will obtain some gases. और ये एक फ्यूल की तरह वर्क करती है। तो अगर हम इनका एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में देखें, अच्छा इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली केमिकल रिएक्शंस भी काफ़ी सारी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा केमिस्ट्री की आपको जो है रिकॉल करवा देगा आपकी केमिस्ट्री, तो थोड़ा बहुत आपको वो आइडिया होना चाहिए फॉर दिस सब्जेक्ट। नाइट्रोजनस में देखिए ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या प्रोडक्ट बना, ये देखिए नाइट्रेट, अमोनिया प्लस एनर्जी, अमोनिया गैस रिलीज हुई और एनर्जी रिलीज हुई, राइट। और इसका अगर एनारोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या बना, N2 नाइट्रोजन गैस, NH3 प्लस एसिड्स प्लस हीट। एनारोबिक में ये फॉर्म हुई और केमिकल रिएक्शन फॉर्म हुई, और ऑक्सीडेशन एरोबिक में नीचे वाली फॉर्म हुई। सिमिलरली अगर आप कार्बोनेशियस की बात करें, एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों में क्या होगा, CO2 रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, H2 वाटर प्लस एनर्जी। तो कार्बोनेशियस में इफ इट इज एरोबिक और एनारोबिक, बोथ आर सेम काइंड ऑफ रिएक्शन विल गेट इन द राइट साइड CO2, H2 एंड एनर्जी। थर्ड वन इज सल्फ्यूरियस। सल्फ्यूरियस में एरोबिक में क्या मिलेगा आपको, ये देखिए सल्फेट प्लस एनर्जी, ओके। और नीचे एनारोबिक में क्या मिलेगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और हीट, ठीक है। दिस काइंड ऑफ थिंग विल गेट। After this brief introduction of sewage, now we are moving to some properties, some certain properties हमको देखनी है, इसमें स्टडी करनी है। तो प्रॉपर्टीज मैंने बताया था फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल जो हम पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे टर्बिडिटी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कलर, वी विल सी दिस इन सस्पेंडेड सॉलिड, ओके, वी विल सी दिस इन टेम्परेचर, ऑडोर। तो ये वन बाय वन इनको देखते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट वन इज द टर्बिडिटी, ठीक है। टर्बिडिटी क्या है, इट इज द एक्सटेंट टू विच लाइट इज ईदर स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन इट। अब मान लीजिए एक ग्लास है, ठीक है, कांच का ग्लास है, इसमें आपने प्योर वाटर डाला, या इसमें कोई वाटर नहीं था, प्योर वाटर था। तो आपको अगर हम ऊपर से देखेंगे इस ग्लास को, इस बीकर को, इस ग्लास कंटेनर को, तो हम इसका बॉटम क्लियरली सीन होगा, इसका बॉटम हमें दिखेगा, बिकॉज वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इफ इट इज क्लीन, अगर हम अपने वेस्ट वाटर की बात करें, जो हमारा डर्टी वाटर है, वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर में तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, सस्पेंडेड सॉलिड हैं, कुछ ग्रिड्स हैं, कुछ उसमें गंदगी है ना, डर्ट है। तो वी कैनॉट सी क्लियरली दिस बॉटम। हो सकता है हमें दिखे ही ना, हो सकता है हमें थोड़ा ये धुंधला दिखे, ठीक है ना, क्लियरली ना दिखे। सो वी कैन से द वाटर इज टर्बिड। वाटर की टर्बिडिटी है भाई, वाटर टर्बिड है। टर्बिडिटी क्या है, इट इज एक्सटेंट टू विच लाइट इज इधर स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब। तो कितनी एक्सटेंट तक लाइट जो है स्कैटर्ड हो रही है। अगर कम स्कैटर्ड हो रही है लाइट, इफ लाइट इज स्कैटरिंग लेस, देन हम क्या कहेंगे कि वाटर क्या लेस टर्बिड है, क्योंकि इसमें गंदगी कम है। लाइट जो है ज्यादा स्कैटर्ड हो रही है, मतलब उसमें टर्बिडिटी ज्यादा है, ठीक है, ड्यू टू दी सस्पेंडेड सॉलिड। इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका बहुत ही खास इफेक्ट है। टू इंटरफेरेंस इन द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, देयरबाय इनहिबिट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन व्हिच अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। क्या कहना चाह रहे हैं कि रिवर में या
सी में या किसी पॉन्ड में जब वाटर टर्बिड हो जाएगा, जब ये वाटर टर्बिड हो जाएगा और इसके नीचे कुछ एल्गी हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एक्वेटिक लाइफ हैं, उन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, उन्हें सर्वाइव करने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन तो उन्हें फोटोसिंथेसिस वगैरह ठीक है, लेकिन सनलाइट अगर उन्हें मिलेगी नहीं तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैसे करेंगे वो एल्गी, वो प्लांट्स, और वो रिएक्शन नहीं करेंगे तो वो अपना ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे तो फिर वो एक्वेटिक लाइफ ऑक्सीजन कैसे मिलेगी रहने के लिए। तो अल्टीमेटली सनलाइट पेनिट्रेट नीचे तक नहीं हो पाएगी तो एक्वेटिक लाइफ और प्लांट जो है उनको भी आपका सर्वाइवल प्रॉब्लम होगी, राइट, ड्यू टू दिस टर्बिडिटी। So this is the very major concern of that environmental engineering. So अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, मेजर करना है कि अप्रॉक्सीमेट कैसे मेजर करें इसको। हम इसे मेजर करते हैं बेसिकली कंपैरिजन से, है ना। कंपैरिजन ऐसे करते हैं कि एक्चुअल वेस्ट वाटर होता है, हम उसमें एक कुछ ये निडल इंसर्ट करते हैं, वो निडल कहाँ तक इंसर्ट हुई वो एक हाइट नोट करते हैं, देन एक अनदर कंटेनर लेते हैं, उसमें हम एक सेम निडल रखते हैं, एंड देन वी आर पुटिंग सर्टेन इम्प्योरिटी, ओके, और वही सेम हाइट हमें अटेन करनी होती है ना। देन दैट सर्टेन इम्प्योरिटी वी विल नोट डाउन एंड दैट इम्प्योरिटी इटसेल्फ विल गिव द टर्बिडिटी इन मिलीग्राम पर लीटर। द यूनिट इज इन मिलीग्राम पर लीटर। कितने मिलीग्राम सस्पेंडेड सॉलिड हैं, इम्प्योरिटी हैं 1 लीटर पानी में, मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर पानी में कितने मिलीग्राम इम्प्योरिटीज हैं उससे पता चलती है टर्बिडिटी की मात्रा। ये ओवरव्यू हो गया, बाकी हम इसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं अभी। टॉपिक इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में फर्स्ट इज टर्बिडिटी रॉड। ये काफी पुराने मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है, और इज अ फील्ड मेथड। टर्बिडिटी रॉड, इसमें एक रॉड होगी ऑब्वियसली, किसकी रॉड होती है, एल्यूमिनियम रॉड, हैविंग प्लैटिनम needle at its tip which is to be immersed in sample, ठीक है। तो नोट हाइट ऑफ द रॉड एट विच नीडल कीजेस टू बी सीन। हमको एक हाइट नोट करनी है इसकी जिसपे जो निडल है राइट। तो ये एक आपने कंटेनर लिया, ये कंटेनर आप देख रहे हैं कंटेनर नंबर 1, ठीक है, दिस वन। इसमें ये क्या है, देखिए एल्यूमिनियम रॉड यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम रॉड ये इंसर्ट कर रहे हैं हम। इसमें देखिए ये हॉरिजॉन्टली छोटा सा इस तरह से हमने ये बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्लैटिनम निडल। ये निडल को हमें वॉच करना है, तो इस वेस्ट वाटर में हम इसे इंसर्ट करेंगे, और मान लीजिए हमने इतना इंसर्ट करा और ये जो है ये दिस वन हमने ये हाइट हमको मिल गई। इस हाइट इज लेट अस सपोज कुछ h हाइट मान लो, कुछ भी मान लो, ये h हाइट है। इस h हाइट पे जाके हमको ऊपर से ये निडल दिखनी बंद हो गई, और हमने इस h हाइट को नोट डाउन कर लिया। कुछ भी एग्जांपल के लिए मान लो, अभी इसे मान लो आप 15 सेंटीमीटर मान लो फॉर एग्जांपल, भाई 15 सेंटीमीटर हमने ये देख लिया, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर हमने इसे देख लिया। नाउ इन द नेक्स्ट कंटेनर व्हाट वी आर डूइंग, अब हमें इसकी टर्बिडिटी निकालने की कितनी इंप्योरिटी है, तो हम क्या करेंगे, सेम रॉड विद द सेम प्लैटिनम निडल हम इंसर्ट करेंगे सेम हाइट h में, सेम रॉड सेम प्लैटिनम निडल सेम हाइट h विच इज लेट अस सपोज हमने एज्यूम करी थी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर यहाँ से हम यहाँ तक इसको इंसर्ट कर देंगे, राइट, और इसे होल्ड कर देंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे सेकंड बीकर में, और जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं वो इम्प्योरिटी क्या, वो एक्चुअली क्या मटेरियल होता है, वो होता है आपका Si, वो होता है आपका Si, सिलिकॉन और सिलिका। तो सिलिका इजीली अवेलेबल है, तो सिलिका हम एज ए इम्प्योरिटी यूज कर लेते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। तो सिलिका इम्प्योरिटी जिसमें हम ऐड कर रहे हैं, करते जाते हैं, और तब तक ऐड करते हैं जब तक हमें ऊपर से देखने में ये प्लैटिनम निडल, यहाँ पर जो निडल होगी ना, जैसे इसमें फर्स्ट वाले में है, वो दिखनी बंद हो जाए। तो हमने जब ऐड किया, तो मान लीजिए हमने कुछ ऐड करा, तो भाई हमने जैसे 10 ग्राम डाला, ये निडल दिखनी बंद हो गई। और वाटर हमने ये जो बोला कि टोटल वाटर इसमें वो 1 लीटर है, तो 1 लीटर में कितना डाला हमने, 10 ग्राम। तो इम्प्योरिटी का अमाउंट कितना हो गया, 10 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 10 ग्राम या 10 मिलीग्राम पर लीटर, लीटर से मिलीग्राम सॉरी, तो 10 मिलीग्राम पर लीटर, mg पर लीटर।
तो हम बोलेंगे कि टर्बिडिटी ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज 10 मिलीग्राम पर लीटर, ऐसे ये निकलती है। ठीक है, इसको STU बोलते हैं बेसिकली। STU, व्हाई दिस STU? बिकॉज इट इज कॉल्ड सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। S इज सिलिका, T फॉर टर्बिडिटी, U फॉर यूनिट। इसमें जो इम्प्योरिटी हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड, वी आर यूजिंग दैट इम्प्योरिटी, दैट इज सिलिका, तो इसलिए इसको सिलिका स्केल बोल दिया। नेक्स्ट है जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, JTU। देखिए जैक्सन टर्बिडिटी मेथड और जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट में क्या है, दिस इज अ लैब मेथड बेसिकली। इसमें देखिए लाइट सोर्स है हमारा, नीचे देखिए मोमबत्ती है, आपको दिख रहा होगा। उसी तरह से ही कर रहे हैं, दोनों का जो प्रिंसिपल है ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है। बस इसमें हम क्या कर रहे हैं कि नीचे हमने एक लाइट सोर्स रख दिया। वो लाइट सोर्स हमारा क्या है, एक कैंडल है, ऊपर से देखो हमारी आईज यहाँ पर है, आईज शो हो रही है। ये ग्लास अभी ऐसा एज्यूम करें, दिस इज एम्प्टी, दिस इज ग्लास इज एम्प्टी। तो एम्प्टी ग्लास में क्या कर रहे हैं, इसमें वेस्ट वाटर आप ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए। आपने एक सर्टेन हाइट तक, H हाइट तक वेस्ट वाटर ऐड करा, और इसका आपको पूरा एरिया वगैरह पता होगा तो वॉल्यूम आप निकाल लोगे। H हाइट तक आपने वेस्ट वाटर ऐड करा, तो H हाइट पर वेस्ट वाटर ऐड करने में आपको ये मोमबत्ती की जो ये लॉ है, ये जो लाइट है ऊपर से दिखनी बंद हो गई, ऊपर से दिखनी क्या हो गई, बंद हो गई, नहीं दिख रही है भैया। तो दिस हाइट वी विल नोट डाउन, दिस हाइट, ये हाइट हमें चाहिए अब। ठीक है ना, इसको हाइट को नोट डाउन कर लिया। फिर अगर अनदर क्या करा, सेकंड बीकर में क्या करा कि भाई यही हाइट हमने वेस्ट वाटर का H डाल दिया, और नीचे वही कैंडल जलाई, और हमने क्या करा, इसमें सिलिका एज अ इम्प्योरिटी हम ऐड करते गए, ऐड करते गए, और जितनी इम्प्योरिटी पे हमें ये कैंडल दिखनी बंद हो गई, दैट इम्प्योरिटी अमाउंट इज नथिंग बट इट्स मेजरमेंट कि दिस मच मिलीग्राम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस 1 लीटर बीकर, जिसपे हमें ये कैंडल दिखनी बंद हो गई। तो मोरलेस सेम ही है दोनों चीजें। यहाँ पे देखो एक नोट भी लिखा है, स्क्रीन में आपको शो होगा, नोट इज इन बोथ टेस्ट प्रिंसिपल इज सेम, स्कैटरिंग प्रिंसिपल है दोनों में, प्रिंसिपल इज सेम, दैट इज द लार्जर द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट लेसर इज द टर्बिडिटी एंड वाइस वर्सा। तो क्या कह रहे हैं कि जितना लंबा पाथ लाइट ट्रेवल्ड करेगी, इट मीन्स उतनी टर्बिडिटी आपकी कम होगी, और जितना पाथ आपका कम ट्रेवल्ड होगा उतना आपका क्या बोलेंगे, टर्बिडिटी ज्यादा है। ओके, एक थोड़ा एडवांस वन हम यूज करते हैं, नेफ्लोमीटर, नेफ्लोमीटर भी एक होता है। ठीक है, और इसका थोड़ा प्रिंसिपल है आपका स्कैटरिंग पे ही बेस है बेसिकली ये, बट जिसमें हम यूज करते हैं, द थिंग इज दैट इज डिफरेंट। टर्बिडिटी एक्सप्रेस्ड बाय द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फॉर्मेजाइन। दैट फॉर्मेजाइन क्या होता है, दैट इज हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामाइन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर्मेजिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसका नेम है हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामाइन। ठीक है, NTU, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट इसका फुल फॉर्म है, एंड प्रिंसिपल इज स्कैटरिंग। तो अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। वो पूछते हैं कि भाई कौन सा प्रिंसिपल है, NTU की फुल फॉर्म क्या है, इसमें फॉर्मेजिन क्या होता है। फॉर्मेजिन आपको पता चल गया, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन होता है। NTU क्या होता है, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट होता है। प्रिंसिपल इज स्कैटरिंग, एंड एक्सेप्टेबल लिमिट इज, इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है आपकी 1 NTU से 10 NTU। 1 से 10 तक आप अगर वेस्ट वाटर की है देन ओके, अगर 10 से ज़्यादा आ रही है देन वी नीड टू वरी। ओके, तो टर्बिडिटी इज द वाज आवर फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। द सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज कलर। कलर भी फिजिकल है ना, वी कैन सी इट बाय द नेकेड आई, है ना। सो अनदर इज कलर। ओके, तो कलर देख लेते हैं। कलर इज द डिटेक्टेड बाय नेकेड आई, कलर कॉजिंग कंपाउंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ Cl2। ठीक है, एंड रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट। सर्टेन कंपाउंड रिएक्ट विद द क्लोरीन कॉज कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट। कलर कह रहे हैं कि वैसे तो हमारी हेल्थ के लिए उतना हार्मफुल नहीं है, हार्मफुल है, बट अगर ये कहना चाह रहे हैं अगर ये मिल जाए कंपाउंड में, किसी तरह के सर्टेन कंपाउंड में मिल जाए, क्लोरीन के साथ मिल जाए, जैसे फिनॉल है, फिनॉल अगर रिएक्ट कर दे क्लोरीन के साथ तो एक ऑडोरस प्रोडक्ट बना देता है, ये बदबूदार चीज़ बना देता है। या एक सर्टेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ मिक्स होके
ऐसे प्रोडक्ट बनाता है कार्सिनोजेनिक्स प्रोडक्ट बनाता है। कार्सिनोजेनिक्स का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जो कैंसर कॉजिंग हैं। तो कैंसर कॉजिंग प्रोडक्ट भी ये बना सकता है कुछ प्रोडक्ट कुछ कंपाउंड के साथ मिलके। ठीक है, अगर बाकी चीजें कुछ नहीं है, वाटर इज प्योर और सिर्फ कलर है, तो मोर इसमें जो है कोई बहुत ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए ह्यूमन हेल्थ के लिए नहीं होता है। बट कलर एक साइकोलॉजिकल इश्यू क्रिएट कर देता है। जैसे मान लीजिए आपके पानी आप पी रहे हैं गिलास में, लेकिन उसमें कुछ कलर, पानी का जो नेचुरल कलर है कलरलेस नहीं है, कुछ कलर्स आ रहा है, हालांकि उससे कोई आपको हार्मफुल नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, बट कलर है उसमें, तो ड्यू टू दैट कलर आपका उसको पानी पीने का मन नहीं करेगा, तो साइकोलॉजिकल इश्यू हो गया आपको, है ना। तो आप डिनाई कर देंगे भाई ये पानी मैं नहीं जो है यूज करूंगा, कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। सो और इट कोई ये जो है रिएक्शन करने के बाद कुछ कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट बना देता है, और वी कैन सी इट बाय नेकेड आई। ओके, तो ये है यूनिट ऑफ दिस कलर इज मेजरमेंट इज मेजर्ड बाय द टिंटोमीटर। तो कोई पूछे आपसे कि क्या इसका इंस्ट्रूमेंट का नेम है जिससे कलर हम पता लगाते हैं, दैट इज टिंटोमीटर यूजिंग नेस्लर ट्यूब। एक ट्यूब होती है नेस्लर ट्यूब, उससे टिंटोमीटर की मदद से हम क्या करते हैं, कलर मैचिंग टेक्निक होती है। कलर होता है स्टैंडर्ड हमारा, और हमारा वेस्ट वाटर कलर होता है। तो वेस्ट वाटर के कलर को हम सिमिलरली एक कलर से मैच करते हैं उसके स्केल से, और जो स्केल में मैच हो जाता है हम बोलते हैं भाई इतना ये TCU हो गया, ठीक है। तो कलर मैचिंग टेक्निक इसको बोलते हैं। और कोई पूछे नाम क्या, टिंटोमीटर होता है नेस्टेड ट्यूब के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है विद द हेल्प ऑफ द क्लोरो प्लेटिनेट आयन, तो एक आयन होगा क्लोरो प्लेटिनेट आयन, उसकी हेल्प से ये कलर मैचिंग टेक्निक हम करते हैं। इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट आपकी 5 TCU से 25 TCU, ठीक है ना। 5 ट्रू कलर यूनिट से 25 ट्रू कलर यूनिट, ठीक है। दिस इज आवर कलर। नेक्स्ट इज ऑडोर। ऑडोर मतलब बदबू, इंड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ऐसे होती है इंड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, क्लोरीन वगैरह से भी हो जाती है ना, तो कैल्शियम मैग्नीशियम Na, ATC। एंड ड्यू टू द डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, और कुछ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, कुछ ऑयल होता है, कुछ गैसेस होती हैं, कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, तो गैसेस की भी बदबू होती है, कुछ ऑयल होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, है ना। वो कुछ सॉल्ट्स के साथ मिलकर आपका एक अच्छा खासा ऑर्डर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। एंड दैट बैड ऑर्डर मे कॉज कैंसर, मे कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड मेजर हेल्थ इश्यू। सो इसको भी हमको मेज़र करना पड़ेगा, इसकी यूनिट्स एनालाइज करनी पड़ेंगी। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से इसे मेज़र करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है ऑस्मोस्कोप। क्या नाम होता है? ऑस्मोस्कोप। इसमें कुछ नहीं करते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल। हम इसमें बार बार अपना प्योर वाटर ऐड करते रहते हैं, ठीक है ना। एंड उसके बाद हम एक सर्टेन एडिंग के बाद जब ये हमारा प्यूरा डाइल्यूट हो जाता है सैंपल, फिर हम ये TON की वैल्यू, थ्रेशोल्ड ऑडोर नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और लिमिट विच इज गिवन टू अस दैट इज 1 to 3 TON। ये टन नहीं है, 1 to 3 TON। TON इज थ्रेशोल्ड ऑडोर नंबर। ये ऑडोर नंबर हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? बाय बाय एडिंग दी प्योर वाटर, ठीक है। ये मैं बताता हूँ अभी आपको। उसके बाद we'll see the temperature, then after that we'll see the suspended solid, what is suspended solid, and then we'll move to the next properties, right? ऑर्डर फिनिश कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज आपके पास ट्रू सैंपल है, यहाँ पे लिखा है TS मींस ट्रू सैंपल। ट्रू सैंपल आपका, लेट अस सपोज दैट इस अमाउंट इज 40 ml। 40 ml का आपके पास वेस्ट वाटर सैंपल है, ट्रू सैंपल है, जिसमें ये ऑर्डरस है, इसमें काफी स्मेल वगैरह है। प्लस यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सेकंड 40 ml का साफ पानी। देखिए प्योर वाटर लिखा है यहाँ पर, तो प्योर वाटर साफ पानी 40 ml का इसमें ऐड कर रहे हैं। तो जो हम ये एडिंग कर रहे हैं, इस एडिंग को हमें नोट डाउन करना है। 40 ml का ऐड कर दिया तो टोटल सैंपल कितना बन गया, 40 + 40 80, है ना। कुछ डाइल्यूट हुआ होगा, कुछ पानी साफ हुआ होगा, प्लस हमने फिर प्योर वाटर ऐड कर दिया 40 अगेन, फिर 80 + 40 कितना बना, 120 बन गया। फिर 120 में फिर हमने 40 ऐड कर दिया, फिर हमारा 160 बन गया। तो लास्ट में हमने 160 में देखा कि भाई ये तो पानी अब साफ हो गया, ओके हो गया। देन वी विल कैलकुलेट द TON, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर इज, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी है, रेशियो इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ डिसॉल्व्ड सैंपल फ्री फ्रॉम ऑर्डर डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ट्रू सैंपल।
तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सैंपल जो आपको मिल रहा है जब पानी बिल्कुल ऑर्डर फ्री हो चुका है, ठीक है ना, यहाँ से आपने ऐड करते करते ये टोटल सैंपल यहाँ पे 160 ml बन गया, लेट अस सपोज। इसके बाद और नेक्स्ट प्योर वाटर ऐड करने की इसमें कोई खास नीड नहीं है, तो हमने बोल दिया कि फाइनल वॉल्यूम सैंपल हो गया 160 और ट्रू सैंपल बेस वाटर का था 40, तो TON कितना हो गया 160/40 यानी 4, ठीक है, तो 4 हो गया। तो मतलब क्या, लिमिट इज 1 to 3। तो नॉर्मली जो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की लिमिट होती है 1 to 3। अब आप बोलेंगे कि सर 3 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, तो 3 से ज़्यादा हो तो आप उसे रिजेक्ट कर देंगे सैंपल को कि दिस सैंपल इज नॉट फिट टू अवर क्राइटेरिया और टू फिट विद अवर परमिसिबल लिमिट्स। तो इस तरह से आप अपना थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का काफ़ी अहम रोल होता है आपका, काफ़ी अहम रोल होता है आपका बेसिकली जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है, मतलब जो आपका बैक्टीरिया आपका जो खाना खा रहा है, जो डिकम्पोज कर रहा है, वो मैटर डिकम्पोज करने में अगर टेम्परेचर एक कैटलिस्ट का काम करता है। टेम्परेचर कम है तो वो जो है आराम से डिकम्पोज करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिएक्शन काफ़ी तेज हो जाती है। टेम्परेचर अफेक्ट्स बोथ केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन इन द वाटर। An average increase in the 10 degree Celsius the almost double the biological activity। लगभग अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी लगभग यू कैन से दैट इज डबल हो जाएगी, आपकी रिएक्शन ऑलमोस्ट 2 टाइम हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं टेम्परेचर से। दिस इज इनफ फॉर दिस क्लास।